हेलो स्टूडेंट। तो आज 22 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियो। 23 जुलाई। ओके। तो हमारा टॉपिक था आज का, हमने कल जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर जो मतलब संसाधन का वितरण होता है वो हमने पढ़ लिया था, इंडिविजुअल और नेशनल और इंटरनेशनल, और साथ साथ में कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के बारे में। आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो? Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean? आपने यहाँ पे पढ़ा था इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर इंटरनेशनल मतलब अधिकार, मतलब कहने का मतलब उनका आधिपत्य होता है। वहाँ पे आपको कुछ भी कार्य करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? एक संस्था है, उस हिस्से में, जिस संस्था का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन संस्थाओं से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। पर भारत के पास में मैग्नीज नोड्यूल्स है कि मतलब मैग्नीज जो धातु है, मेटल है, उसको निकालने का मतलब अधिकार है इंडियन ओशन से, जो कि उसके मतलब अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आता है वो। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पर मतलब भारत को कुछ परमिशन मिली हुई है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। सबसे पहला टाइप है इसका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है संभावी संसाधन, यानी कि संभावना है जिसमें। ठीक है, पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, क्षमता, संभावना है यहाँ पे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे संसाधन जो मतलब किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं पर उनका यूटिलाइजेशन है कि उनका उपयोग नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी। अगर हम राजस्थान की बात करें और वेस्टर्न पार्ट की बात करें गुजरात की, तो वहाँ पर वाइंड एनर्जी की और सोलर एनर्जी के मतलब उपयोग की एक इनॉर्मस कहें कि मतलब पोटेंशियल है, बहुत अच्छा मतलब संभावना है वहाँ पर उनको उपयोग करने की, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और सूरज की गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। बट सो फॉर दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। और आप देखेंगे कि मतलब वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से उनको डेवलप नहीं किया जा सका है, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। मतलब संभावना है पर वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट एज यूजफुल रिसोर्सेज। ओके, डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी विकसित। पहले क्या है, मतलब संभावी, संभावना है पर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, डेवलप्ड रिसोर्स यानी विकसित है। अब विकसित में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है इसमें? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है कि हाँ भाई यहाँ पर ये मौजूद है। नेक्स्ट, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी डिटरमाइन की जा चुकी है कि भाई इस यहाँ पर इतने क्वांटिटी में है, इतनी मात्रा में मौजूद है, और इनकी क्वालिटी किस मात्रा में है वो भी पहचानी जा चुकी है। ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द देयर फिजिबिलिटी। उसका उपयोग जो है, मान लो जैसे कि तमिलनाडु में अगर बात करें, तमिलनाडु में एक एरिया है नेवेली करके, तो वहाँ पर कोयला खदान है। ठीक है, कोयल माइनिंग है। तो कोयल माइनिंग में वहाँ पर कौन से टाइप का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट जो है वो कोयला पाया जाता है, थर्ड ग्रेड का कोयला पाया जाता है। तो अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, कि वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तकनीक कौन सी उपयोग हो रही है, और उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, मतलब किस मात्रा में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें नॉलेज है। ठीक है, और कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले वाले का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि संभावना है पर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सही तरीके से। और दूसरे वाले का उपयोग हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज है। तीसरा, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्टॉक रहता है। हाँ, किसी भी चीज़ को मतलब हम संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, संरक्षित करके रखते हैं एक जगह पे। जैसे हम देखते हैं कि मतलब आलू और प्याज का स्टॉक रखा जाता है, या मतलब जो बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनको स्टॉक में रखा जाता है। ठीक है, भंडारण करके, भंडारण जिसको हम बोलते हैं।
Material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access this. कुछ ऐसे मटेरियल है एनवायरमेंट में जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि वो उसका उपयोग कर सकता है, उसकी आवश्यकता भी उसे है, पर उसके पास में अप्रोप्रिएट मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक ठाक मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उसका उपयोग कर सके। आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक्स, इनको हम किसके रूप में किस में लाते हैं? स्टॉक्स में लाते हैं। ये इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉक्स किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि स्टॉक वे मटेरियल है जिनको मतलब जो मतलब ह्यूमन के मतलब ह्यूमन की नीड्स को पूरा करता है, उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ह्यूमन की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, पर ह्यूमन के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ताकि वो मतलब उसका उपयोग सही से कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। अगर पानी की बात करें तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है यू नो, ओके, H2O सबको याद है, और H और मतलब ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों ही किसी कैसे हैं? इनफ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील गैसें हैं। तो इफ वी हैव दैट टेक्नोलॉजी विच सेपरेट दिस टू गैसेस अपार्ट फ्रॉम दैट कंपोनेंट, व्हाट वी हैव टू गैसेस, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उन दोनों गैसेस को मतलब उस कंपाउंड से, पानी के जो कंपाउंड है उससे अलग कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगी? दो इनफ्लेमेबल गैसेस, ज्वलनशील गैसेस प्राप्त हो जाएगी। तो ये अगर पॉसिबल कब होगा? जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका उपयोग हम मतलब बहुत रिच सोर्स मतलब समृद्धशाली स्रोत के रूप में कर सकते हैं ऊर्जा के। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नॉन हाउ, पर हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे इनको अलग करें, तो कैसे करें। अगर हम अलग कर लेते हैं तो उनको एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। हैंस इट कैन बी कंसिडर एज स्टॉक, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्टॉक कहलाते हैं, ठीक है। रिजर्व, रिजर्व यानी कि जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं, आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। ये एक्चुअली में कोई अलग से टाइप नहीं है, ये स्टॉक का ही एक क्या है? पार्ट है, सबसेट है, ठीक है। which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। अब स्टॉक और रिजर्व में क्वेश्चन आता है, what are the difference between stock and reserve? stock are those material which we know but we do not have that type of technology to use it, ठीक है। स्टॉक वो चीजें हैं जो हमें मालूम है कि हाँ ये है, पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। पर इन केस ऑफ रिजर्व वी नो हाउ टू यूज इट बट वी आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है। अभी तक हम उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका, मतलब कुछ चीजें हैं जिनका जिनका मालूम है कि कैसे करना है, पर उसका उपयोग हम अभी शुरू नहीं किया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल नॉन हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, उनका अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है। हमें मालूम है कि हाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं ये भी मालूम है, पर उसका उपयोग हमने अभी नहीं किया है, इसको बचा के रखा है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब ये क्यों रखा हुआ है? ताकि हमारी जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent। अगर हम नदियों के पानी की बात करें तो नदियों के पानी को का उपयोग हम हाइड्रो मतलब जो जलीय ऊर्जा होती है, टरबाइन के ऊपर वाटर जो है वो मतलब छोड़कर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम। पर ये चीज़ें जो हैं आज हम अभी हाल फिलहाल में उतनी एक्सटेंड में नहीं कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे मल्टीनेशनल डैम देखे होंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैं, कि जो बहुत सारे डैम ऐसे जो भाखड़ा नगर डैम है, हीराकुंड डैम है, ये जो डैम है यहाँ पर मल्टीपर्पज डैम इनको कहा जाता है। मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय बांध, जहाँ पर एक ही बांध पर कई प्रकार के उद्देश्य हैं। वहाँ पर बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर पानी को स्टोर भी किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर मत्स्य पालन भी किया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब पर्पस वहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये कहीं कहीं पे ही है, उतने ज़्यादा एक्सटेंड में नहीं है कि सभी जगह पे सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, मल्टीपर्पज डैम बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिजर्व वो संसाधन है जिनके बारे में हमें नॉलेज है, बट अभी हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Thus the water in the dam, forest etc. is a reserve which can be used in the future। तो जो वाटर डैम में है, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है उनका उपयोग, उनको वो क्या है, एक तरह से रिजर्व रिसोर्सेज हैं, और जिनका उपयोग हम कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, टॉपिक से आपको नॉलेज मिल जाएगा इसमें कि रिसोर्स का विकास मतलब जो संसाधन है, संसाधन का विकास।
अब संसाधन का विकास कैसे करेंगे हम? संसाधन तो संसाधन है, ठीक है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो हैं वो वाइटल है, बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इंसान के रहने के लिए संसाधन काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ में उनकी जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना भी मतलब किसका काम, मतलब उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन कौन करता है? रिसोर्स करता है। आज आप देखिए, विदाउट मेटल वेयर यू हैव बीन, आप कहाँ होंगे? आप कौन सी चीज़ों का उपयोग करोगे? मेटल की, अगर मेटल नहीं होगा तो आप या तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करोगे या ऐसी चीज़ों को बनोगे जो लकड़ी हुआ ना, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा या लो हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इंक्रीज करने का, उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है? रिसोर्स का है। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो है वो नेचर के फ्री गिफ्ट है, प्रकृति ने हमें मतलब फ्री में दे रखा है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड indiscriminately and this has lead to following major problems। और इसी वजह से जब लोग ये सोच लेते हैं, जनता ये सोच लेती है कि मतलब ये हमें नेचर से या प्रकृति से फ्री में मिले हुए हैं, तो वो इसका उपयोग इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि अंधाधुंध करते हैं इसका उपयोग, और इसकी वजह से हमें कई डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। अब पहली प्रॉब्लम क्या है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्सेज का जो है उत्खनन, या हम कहें कि ज़्यादा यूज़, किसकी लालच को पूरा करने के लिए? जो कुछ इंडिविजुअल है, कुछ ही लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, या हम कहें कि मतलब थोड़े बहुत लोग हैं, उनकी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा मतलब उपयोग किया जाता है। आवश्यकता पूरी हो सकती है पर लालच पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। वी कैन हैंडल नीड बट वी कांट हैंडल ग्रीड। Accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have not, और rich और poor। जब रिसोर्स का जो ओनरशिप है या एक्यूमुलेशन, उसका उपयोग जो है हम अगर कुछ ही हाथों में दे देंगे, मान लो किसी 10-15 लोगों को हमने रिसोर्स को निकालने का, उसको उपयोग करने का हमने अधिकार दे दिया, तो क्या होगा? हमारे पास दो ग्रुप बन जाएंगे समाज में, एक जिनके पास में रिसोर्स है और एक जिनके पास रिसोर्स नहीं है, यानी कि गरीब और अमीर, ठीक है। Indiscriminate exploitation of resource has led to a global economical crisis such as global warming। अब जब हद से ज़्यादा इसका शोषण करते हैं संसाधनों का, तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आता है, यानी कि वैश्विक मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। वो वैश्विक प्रॉब्लम कौन कौन सी है? उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। सभी जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जानते हो? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि मतलब जो भूमंडलीय मतलब गर्मी हो जाती है, भूतापीय मतलब गर्मी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पूरा जो अर्थ है वो, वहाँ की गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, जब हम पेड़ काटना शुरू कर देते हैं या मतलब खनन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर में छेद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण का प्रदूषण शुरू हो जाता है। एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मीन्स क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो ज़मीन है उसमें उसकी मतलब जो उर्वरक क्षमता है वो मतलब कम होने लगती है, ठीक है, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है, आप खुद कर ले करिएगा ऐसे। हाँ, आगे। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमने इसके एक्यूमुलेशन की जो पावर है वो किसी फ्यू लोगों के बीच में अगर दे दी, तो वी कैन हैव टू ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी में दो ग्रुप होंगे, पर उसी जगह अगर हम बराबर रूप में उसका वितरण कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें संसाधन का, तब क्या होगा? तब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो अच्छी होगी लोगों की, और वैश्विक शांति होगी, ग्लोबल पीस होगा, ठीक है, लोगों के बीच में। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। अगर ये जो ट्रेंड चला आ रहा है वर्तमान का, कि कुछ ही लोगों के पास में खनन करने का मतलब अधिकार है, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जितनी मात्रा में मतलब वो खनन करना चाहे वो कर सकते हैं, तब क्या होगा? हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में आ जाएगा, खतरे में होगा। नॉर्मल सी बात है, आज जो हमें आवश्यकता नहीं है, हम लालच के लिए मतलब हद से ज़्यादा अगर हम उसको निकाल रहे हैं, खनन कर रहे हैं उसका, तो हमारा फ्यूचर खतरे में होगा। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या रेमेडीज है इसके लिए? देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल।
संसाधन का जो नियोजन है, उसकी प्लानिंग करना, योजना बनाना, वो बहुत जरूरी आवश्यक है। और फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और किसके लिए वो है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी हो जाता है, चाहे वो कौन सी फॉर्म का लाइफ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बताया क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? समपोषित विकास, आपने साइंस से पढ़ा होगा। समपोषित विकास हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इको में, उसमें एक लाइन आई थी कि हमें जो ये मतलब प्रकृति है या धरती है, ये हमें हमारे फोर फादर से मतलब इनहेरिटेड नहीं हुई है, ठीक है, विरासत में नहीं मिली है, ये हमने हमारे बच्चों से उधार ली है। तो हमें इस पृथ्वी को उसी रूप में उन्हें वापस लौटाना है जिस रूप में हमने उनसे उधार ली है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो बिना हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है, या कभी कभी मतलब इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी किसको, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर या बिना, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसको आगे अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि डेवलपमेंट जो है होना चाहिए बिना मतलब प्रेजेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए बिना फ्यूचर को मतलब डैमेज किए हुए, ठीक है, या उसकी फ्यूचर की जो नीड है उसको कंप्रोमाइज करते हुए। तो हमें ये मेन क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपको लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है आपका रियो डी जेनेरियो से, अर्थ समिट 1992, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील एक लैटिन अमेरिका की कंट्री है, वहाँ की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अभी मतलब हाल ही में वहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुआ था, ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा का। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, इसको हम अर्थ समिट बोलते हैं। और इसमें 100 देशों के मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इकट्ठा हुए थे। और क्यों हुए थे? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और किसके लिए हुए थे वो? इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अर्थ समिट के लिए वो इकट्ठा हुए थे। द समिट वाज कन्वेड for addressing urgent problem of environment protection and socio economic development। और ये जो समिट थी इसका पर्पस क्या था? ये इसलिए बुलाई गई थी कि जो प्रॉब्लम है फेस कर रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वैश्विक जो ग्लोबल मतलब ग्लोबल इकोलॉजी जो क्राइसिस है उनके बारे में ये प्रॉब्लम थी। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उसका जो प्रॉब्लम मतलब उस क्यों फेस की गई थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, इसलिए ये मतलब ऑर्गेनाइज की गई थी। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जितने भी मतलब 100 हेड जो वहाँ पे आए थे, मतलब जो लोग आए थे, राष्ट्राध्यक्ष जो आए थे, उन्होंने एक एक डिक्लेरेशन साइन किया था, घोषणा पत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, घोषणा पत्र साइन किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। रियो कन्वेंशन जो था, यानी जिसे हम समिट बोलते हैं, अर्थ समिट, इसने एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि जंगल के सिद्धांत को मतलब प्रतिपादित किया था। अभी इतने डिफिकल्ट वर्ड आपको मुश्किल लगेंगे, ठीक है। इंडोर्स करने का मतलब उसको प्रतिपादित किया था, यानी कि उसको सामने रखा था कि हमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। ये जो एजेंडा 21 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21 एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजेंडा 21, ठीक है, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, इसको हम इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1992 में हुआ था। वेयर इट्स ऑर्गेनाइज? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें मतलब 100 हेड्स जो है वो उन्होंने एक साथ आए थे समिट में, और उन्होंने ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है प्रॉब्लम, उसके लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब एजेंडा 21 आ जाता है। इट इज़ द डिग्रेडेशन
डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक घोषणा पत्र था, ठीक है, वर्ल्ड लीडर के द्वारा 1992 में मतलब साइन किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। और कहाँ किया गया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। यूएन के बारे में आप जानते ही हो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था पूरे संसार के लिए। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में मतलब इसको साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स द्वारा। और किसके लिए? ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, UNCED, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और जिसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसका सब पार्ट है, ठीक है। अर्थ समिट का सब पार्ट है एजेंडा 21, क्योंकि उन्होंने एक प्रपोजल लाया था एजेंडा 21 करके, तो उसको साइन किया था उन्होंने। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम यही था कि हमें वैश्विक संपोषित विकास जो है वो क्या करना है? अचीव करना है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। और इसका पर्पस जो है वो यहाँ पर है कि इसका जो पर्पस था वो था कि जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको, उससे मतलब लड़ाई लड़ना है हमें, गरीबी से लड़ाई लड़ना है, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है। और जो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट के साथ में, ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ में, म्यूचुअल नीड के साथ में, एक दूसरे के साथ आवश्यकता पूरे करके, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो आपका दायित्व है उसको मतलब शेयर करके वी कैन हैंडल ऑल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब डिसाइड की थी कि जो जो भी मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्ड आउट करेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अब इसका एक और मेन ऑब्जेक्टिव, ये तो एक ऑब्जेक्टिव था ऊपर तक का, ऊपर हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था, मेन ऑब्जेक्टिव, कि हर देश अपने खुद का एजेंडा 21 बनाएगा कि उसके वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में हमने देखा है आज संपोषित विकास हो रहा है, तो आज कुछ भी मतलब फैक्ट्री डालने से पहले हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कि ताकि मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसको नुकसान ना हो। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक्स।